धन्यवाद डॉक्टर चैकाली ब्रह्मैया। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित री इमर्जेंस ऑफ रसा इन दी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर विषय पर एक दिवसीय से वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ वक्ता के रूप में हम सभी से संबद्ध हो रहे डॉक्टर रंजन कुमार जी, डॉक्टर बप्पादित्य मुखर्जी जी, प्रोफेसर आर.एस. दुबे जी जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं, अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय प्रोफेसर राकेश सिंह जी जो विषय के बारे में बहुत गूढ़ बातें हम लोगों को बता रहे थे, प्रोफेसर आर मनुकोंडा जी दिखलाई दे रहे हैं मुझे, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुपम शर्मा जी, प्रोफेसर नरोत्तम गान जी और राजनीति विज्ञान विभाग तथा मानवाधिकार के सभी दक्ष शिक्षकगण, वे सभी जो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, विशेषज्ञ के रूप में, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में, और मेरे साथ यहाँ टेक्निकल स्टाफ के रूप में उपस्थित मिस्टर गौरव, मिस्टर गौतम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर यह वेबिनार आयोजित है। जब भी रूस के पुनरुदय की बात उठती है तो कुछ बातें सहज हमारे दिमाग में आ जाती हैं। 1989, 90, 91 का वह दौर जिस समय रूस सोवियत संघ के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष था और पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई दिखलाई देती थी, जिसका एक शक्तिशाली ध्रुव सोवियत संघ था तो दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका था। अचानक इतिहास ने मोड़ लिया और एक कंट्री ऑफ आयरन कर्टेन जिसे कहा जाता है सोवियत संघ को, उसका विघटन हुआ, उदार लोकतंत्र की स्थापना हुई वहाँ। उस समय के जो राष्ट्राध्यक्ष थे सोवियत संघ के, गोर्बाचोव, दो शब्दों को लेकर चले, ग्लासनास्त और पेरेस्ट्राइका, खुलापन और पुनर्निर्माण। क्रमशः जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी सोवियत संघ की वह शिथिल हुई और साम्यवाद अतीत का विषय बना। उसके कई प्रांत अलग राष्ट्र के रूप में हो गए जो अब CIS के रूप में हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस जिसे कहा जाता है। 9 सदस्य हैं इसमें, और एक तनातनी का दौर जिसे शीत युद्ध कहा जाता था वह समाप्त हो गया। और ऐसा कहा जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर संयुक्त राज्य अमेरिका सुपर पावर से बढ़कर सुप्रीम पावर हो गया, सर्वोच्च शक्ति। कालांतर की घटनाएं भी कुछ इसी बात की स्वीकृति थी कि अमेरिका ने जब जैसा चाहा दुनिया ने वैसा ही मोड़ ले लिया, उसी दिशा पर दुनिया आगे बढ़ी। एक समय ऐसा भी आया जब वार अगेंस्ट टेरर के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषित किया कि या तो इस अभियान में आप मेरे साथ रहें अथवा आप मेरे विरुद्ध माने जाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी हो गई। इस तरह वह दौर भी आ गया जब रूस एक महान राष्ट्र से एक सहयोगी राष्ट्र की स्थिति में बदल गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सत्ता संघर्ष शक्ति संपन्नता की राजनीति कही जाती है, जिसमें सब कुछ शक्ति से तय होता है। एक दौर वह भी था रोनाल्ड रीगन के समय में, जब रूसी मिसाइलों से डर करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टार वार्स कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लेकिन रूस की तकनीकी क्षमता के आगे स्टार वार्स कार्यक्रम भी चल नहीं पाया और उसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि रूस ने 3 डायमेंशनल मिसाइल्स बना लिया था, जिसके बारे में आसमान से बैठ करके तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सी सही मिसाइल है। एक ही मिसाइल एक निश्चित ऊंचाई के बाद 3 मिसाइल के रूप में दृष्टिगत होती थी। तनातनी कम करने के लिए कि कभी कंप्यूटर की गणना गलत हो जाए तो अचानक युद्ध ना शुरू हो जाए रूस और अमेरिका के बीच में, इसलिए उसी दौर में हॉट लाइन की व्यवस्था की गई कि संवाद की स्थिति बनी रहेगी। तनातनी के दौर में भी त्वरित संवाद की, लेकिन यह दौर सब खत्म हो गया।
उस दौर में जिसे नीतियों का संघर्ष कहा जाता था, यह बहुत गंभीर मोड़ पर भी आया, लेकिन कभी यह हॉट वार में नहीं बदला। यह दुनिया के लिए सौभाग्य की बात थी। समझदारी आई। जो नाभिकीय आयुध थे और शस्त्रागार की ही शोभा बढ़ाते रहे, कभी इनका प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जब नया रूस बना तो उसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां थीं। पहली चुनौती तो यह थी कि एक मजबूत राष्ट्र जो सुपर पावर था, अब उसे पुनः सुपर पावर होना है। तो फेज कैसे चले? पहला जो फेज था उसे कहा जाता था फेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कहाँ तक पहुँचना था? टू दी स्टेज ऑफ सुपर कंसोलिडेशन। 89, 90, 91 में डिसइंटीग्रेशन हुआ। सोवियत संघ का स्थान एक बड़े राष्ट्र के रूप में रूस ने लिया। यूरेशिया का जो प्रभाव था थोड़ा कम हुआ। लेकिन आज के दौर में रूस सुपर कंसोलिडेटेड नेशन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा सशक्त और एक तरह से आपस में घुला मिला, जिसमें बिखराव की संभावना शून्य है। सुपर कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण की प्रक्रिया आज के रूस में है। इसलिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और यह सुपर कंसोलिडेटेड रसा दुनिया में पुनः अपने पुरातन स्थान को पाने के लिए सक्रिय है। एक परिवर्तन यह हुआ। दूसरा परिवर्तन था कि लिबरल डेमोक्रेसी बनी सोवियत संघ के विघटन के बाद, लेकिन वह डेमोक्रेसी रूस के मिजाज को सूट नहीं करती। साम्यवाद तो चला गया, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के पास शक्ति होनी चाहिए। इसलिए सॉवरेन डेमोक्रेसी के नाम से एक नया नामकरण किया गया कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ये स्वयं में सॉवरेन है, इसके समानांतर कोई दूसरी सत्ता नहीं होगी। दुनिया के लिए भी एक संदेश था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक स्वरूप है, ऐसा नहीं कि अब हमारे अंदर आकर झांकने, देखने और बोलने की छूट किसी को मिलेगी। बाद में थोड़ा और परिवर्तन हुआ। आज का जो परिवर्तन है इसे सुपर प्रेसिडेंसी कहा जाता है, जिसके बारे में प्रोफेसर राकेश सिंह जी बता रहे थे। अब वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत आगे तक बढ़ा दिया गया है। तो यह एक सत्ता का पुनः केंद्रीकरण और इसे जागृतिकरण कहा जाता है कि रूस में वो पुनः जागृति है कि हमने दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने में योगदान किया है और पुनः हमें यह व्यवस्था संचालित करना है। इसके लिए पावर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ कर के दिखलाना है अपना अस्तित्व, और वह काम रूस कर रहा है। पुतिन के नियंत्रण में रूस ने बहुत ऊंची छलांग लगाई। कभी वार्सा पैक्ट, नाटो को कंटेन करने वाला एक सामरिक संगठन था, वो विघटित हुआ। इस समय कोई सामरिक संगठन रूस के पास नहीं है, लेकिन उसका CIS रूस जब चाहे उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए नाटो को चेतावनी भी देता रहता है रूस कि आपकी एक सीमा है, आप यूरोप तक केंद्रित रहें, रूस की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश न करें। आश्चर्य है कि कभी पश्चिमी जगत ने मान लिया था कि रूस की जितनी नीतियां होंगी वह यूरो सेंट्रिक होंगी और यूरोप सपोर्टेड होंगी। अब वह स्थिति नहीं है। अब पश्चिम को भी सतर्क होना रहता है रूस से कि इसकी रीति नीति आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। तो एक जो परिवर्तन था कि वार्सा पैक्ट के जगह पर हमने कोई नया पैक्ट नहीं बनाया, अर्थात रूस ने, लेकिन उसके अंदर यह क्षमता है, कभी भी प्रयोग कर सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि आज का दौर भी पुनः एक न्यू कोल्ड वार का दौर है। पुराना शीत युद्ध तो नहीं है। कोल्ड वार तब कहा जाता है जब दो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों में नीतियों की और वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो उस फेज में पुनः दुनिया आ गई है। अब रूस बहुत कुछ मौन होकर देखने वाला राष्ट्र नहीं रह गया। तो यूरोसेंट्रिक से हट करके अब जो रूस की फॉरेन पॉलिसी की डिजाइन है वह पुनः ग्लोबल डिजाइन इसे कहा जाता है। और इस डिजाइन में जो बीच के दौर में मल्टीपोलैरिटी का सिद्धांत आ गया था, बहुध्रुवीयता का, उसे रूस ने फिर चैलेंज किया। कहा कि अब रूस भी एक महत्वपूर्ण पोल है और आने वाले दिनों में पुनः बाईपोलर वर्ल्ड के रूप में दुनिया दिखने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह पुतिन की नीतियां हैं और रूस का अभ्युदय हो रहा है। आज के संदर्भों में अब रूस जब बिखराव हुआ तो पुतिन के आने तक एक फेज चला जिसे कोऑपरेशन का फेज कहते हैं।
अब यह फेज कंप्लीट कोऑपरेशन का नहीं है, यह रिक्वायर्ड कन्फ्रंटेशन का फेज है कि जहां जरूरत लगेगी रूस कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए अपने आप में जो सिमटा हुआ एक राष्ट्र था, डिसइंटीग्रेशन के बाद अब वह बाहर एग्रेशन करने में भी संकोच नहीं करता। और उसका उदाहरण मिल सकता है जब रूस ने यूक्रेन में, जॉर्जिया में हस्तक्षेप किया, अफगानिस्तान में उसकी रुचियां बढ़ी, इराक ईरान से उसकी बात आगे बढ़ी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रोएक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट किया रूस ने सीरिया में। गत दिनों अमेरिका जैसा चाहता था वैसा गल्फ में कर लेता था, लेकिन रूस ने हस्तक्षेप किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। सीरिया में हस्तक्षेप का मूल कारण यह था कि अगर सीरिया पर भी पश्चिम का अर्थात अमेरिका का नियंत्रण हो जाता, उसके द्वारा संचालित सरकार वहाँ देखभाल करती, तो रूस का जो व्यापार यूरोप तक सीधे पहुँचता है उसमें कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होता। और अब रूस अपने हितों की तिलांजलि देने के लिए तैयार नहीं है, अपने हितों का संरक्षण करने के लिए वह सन्नद्ध है। तो आज का जो दौर है वह रूस के पुनः समर्थ होने का दौर है, और इसका वह यदा कदा प्रयोग भी करता रहता है, प्रदर्शन भी करता रहता है। वस्तुतः जो ग्लोबल सीन है वह आज के संदर्भों में 4 कारकों को लेकर चलता है: इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनर्जी और स्ट्रेटेजिक। इन 4 संदर्भों को देखें तो रूस और अमेरिका में पुनः पैरिटी स्थापित हो गई है। अभी इकोनॉमिक संदर्भों में अमेरिका और उसका यूरोपीय ब्लॉक दुनिया का सबसे समृद्ध अंचल कहा जाता है, लेकिन रूस ने भी अपने एनर्जी रिसोर्सेज के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से आर्थिक जगत में ऊंची छलांग लगाई है। उसकी पर निर्भरता बिल्कुल खत्म है। ऐसा नहीं कि अब उसे अपने यहाँ वैकाशिक कार्यक्रम चलाने के लिए औरों से सहयोग, योगदान और अनुदान लेने की जरूरत है। अब वह स्वयं समर्थ है। इसलिए इकोनॉमिक फ्रंट पर अब रूस की उपेक्षा अवहेलना संभव ही नहीं है। जहाँ तक एनर्जी सिनेरियो है तो उसके पास प्रकृति ने ही बहुत कुछ दे रखा है। पूरा साइबेरियन रीजन आज के संदर्भों में जो भूगर्भ ऊर्जा है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इसका प्रचुर भंडार रूस में है। इसलिए एनर्जी के संदर्भ में जिसको लेकर के लगता था कभी गल्फ में वर्ल्ड वार होगा, एनर्जी रिसोर्सेज पर वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसका अब संदर्भ खत्म हो गया। क्योंकि लड़ाई होनी किस में है, रूस स्वयं सक्षम है और इसको अब विस्तार दे रहा है, और इसको अब इसका जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन करना, अब उसमें से तेल डीजल निकाल कर निर्यात करने का काम, गैस के माध्यम से निर्यात करने का काम वह कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ आज की सामरिक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स बहुत मायने रखते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी भी मायने रखती है। उसके पास पर्याप्त परमाणु ईंधन भी है। तो एनर्जी के संदर्भ में अब वह अन्य विकसित देशों से कमतर नहीं है, पहले की तरह अब पुनः विकसित अवस्था में है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो रसन टेक्नोलॉजी अब किसी भी संदर्भ में विकसित राष्ट्रों के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के समकक्ष है। स्पेस में जाना हो, सागर तल में जाना हो, तो ज़मीन पर दौड़ना हो, हर संदर्भों में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रूस अब अमेरिका के समान ही है। इसलिए ये जो तीसरा पायदान है उस पर भी महानतम शक्ति के कगार पर, बनने के कगार पर आज रूस खड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक पावर। सामरिक संदर्भों में अब रूस और अमेरिका समतुल्य हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न हो, युद्धक विमानों का प्रश्न हो, मिसाइल्स का प्रश्न हो, अथवा मिसाइल प्रतिरोधी क्षमता S-400 का प्रश्न हो, तो रूस बहुत आगे है। और विशेष करके जो रूस की मिसाइलें हैं वो अभी भी आश्चर्यजनक कही जाती हैं। उसके रेंज में पूरा विश्व आता है। शक्ति तभी तक मान्य है, स्वीकार्य है, जब तक उसका प्रयोग नहीं होता। ये इनके पास शक्ति हो, प्रयोग ना हो, इसकी हमें कामना करनी चाहिए और ऐसा सोचना भी चाहिए। यही सकारात्मक वृत्ति है
कि शक्ति का प्रयोग न करना पड़े। शक्ति दुनिया में शांति हेतु संतुलन स्थापित करने के लिए होता है। और दोनों महान राष्ट्र हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। इनकी जो शक्ति प्रतिस्पर्धा है वह संतुलित रहे और दुनिया में शांति का कारक बने तो विशेष प्रसन्नता की बात होगी। आज के हालात में रूस की विदेश नीति, रूस की अर्थनीति और रूस की समर नीति यह वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली है। रूस और भारत के साथ जो संबंध हैं आज की तारीख में वो बहुत मायने रखती हैं। 1971 से जो हमारा संबंध एक विशेष स्थिति में आया जिसे सामरिक संबंध भी कहते हैं, पहले सांस्कृतिक संबंध भी हमारा हुआ करता था। राजा दशरथ के समय काकेशस से हमारा घनिष्ठ संबंध था, रानी कैकेयी काकेशस की ही थी। तो इस तरह से सांस्कृतिक रिश्ते हमारे रूस के साथ रहे हैं। आर्थिक और सामरिक रिश्ते हैं। शुरू में जब हिंदुस्तान को आर्थिक छलांग लगानी हुई तो रूस पहला देश था जिसने कहा कि आप हमारे साथ रुपए में व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सहयोग किया। 69 का सहयोग हमें हमेशा ध्यान रहता है। और आज भी जो हिंदुस्तान की सुरक्षा आवश्यकताएं हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रूस की है। और यह भूमिका रूस की हमारे लिए कही जाती है टेस्टेड और ट्रस्टेड भूमिका है, परीक्षित भी है, प्रमाणित भी है। इसलिए हमारा निरंतर मैत्रीपूर्ण संबंध रूस के साथ रहता है। ये हमारे अभ्युदय के लिए, विकास के लिए भी आवश्यक है और ऐसा सुनिश्चित है। साथ ही साथ पहले जो हमारी नीति हुआ करती थी, विदेश नीति इक्वी डिस्टेंस की हुआ करती थी, महाशक्तियों से समान दूरी रखने का, अब बदल गई है भारत की विदेश नीति, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम महाशक्तियों से इक्वी नियरनेस रखते हैं, समान निकटता रखते हैं। और इस समय जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, आज के राजनीतिक परिवेश में वैश्विक स्तर पर महानायक कहे जाते हैं। उनके चलते जो डिप्लोमेसी है उसे मोर डिप्लोमेसी कहते हैं। एक ऐसी डिप्लोमेसी जिसके चलते हमारे पड़ोस में अमानुषिक कार्य करने वाला राष्ट्र, जिसने पूरी दुनिया को अपने विषाणु से बेचैन कर रखा है, वह सकते में है, घिरा हुआ महसूस करता है। और या तो भारत की बातों को उसे स्वीकार करना होगा अथवा उसे डिसइंटीग्रेशन का शिकार होना होगा। आने वाला दिन ऐसा तय करेगा। अगर वह नहीं मानता है तो ये डिप्लोमेसी के चलते ऐसा हो पाता है। लेकिन कोई भी डिप्लोमेसी तब सफल होती है जब हम आंतरिक धरातल पर विशेष रूप से एकजुट होते हैं और अनइक्विवोकल सपोर्ट होता है राष्ट्र नायक के प्रति, क्योंकि राष्ट्र वंदनीय है और राष्ट्र की सुरक्षा, अस्मिता और प्रतिष्ठा के साथ कभी भी इतर भाव नहीं रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक और लगाव का ही भाव रखना चाहिए, त्याग और समर्पण का भाव रखना चाहिए। आज की तारीख में रूस विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी राष्ट्र के रूप में है, चाहे शंघाई कोऑपरेशन हो जिसमें 8 सदस्य हैं, CIS है जिसमें 9 सदस्य हैं, ब्रिक्स है, सब जगह रूस की एक सशक्त उपस्थिति है। आज रूस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पुनः संचालित करने के दौर में आ गया है। मल्टीपोलैरिटी का एक खास संदर्भ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के अभ्युदय के साथ ही दुनिया में जापान, ब्राज़ील, हिंदुस्तान, जर्मनी के सशक्त होने के साथ एक शब्द निकला कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, बहुध्रुवीय हो गई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद शब्द आया था कि दुनिया यूनिपोलर हो गई है, एक ही पोल रह गया है। जबकि भौगोलिक दृष्टि से ऐसा कहना यूनिपोलर सही नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से तो 2 ही पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो इसलिए मल्टीपोलर शब्द भी सही नहीं है। भौगोलिक रूप से बहुध्रुवीय राष्ट्र नहीं हो सकते, दुनिया नहीं हो सकती, बहुस्तंभी दुनिया हो सकती है। तो आज की दुनिया बहुस्तंभी दुनिया है, मल्टीपिलर वर्ल्ड है, जिसमें अमेरिका निश्चित रूप से प्रमुख केंद्र है। उसके समान दूसरा केंद्र बना है स्तंभ रूस। इसके अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, हिंदुस्तान, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये अन्य स्तंभ हैं जो दुनिया की गति प्रगति के निर्धारक हैं। दुनिया में शांति और समृद्धि के कारक राष्ट्र कहे जाते हैं। इनके बीच में समन्वय हो, सद्भाव हो तो ये दुनिया बहुत अच्छी होगी। वस्तुतः रूस के सानिध्य के साथ हिंदुस्तान का बहुत दिनों से एक लक्ष्य है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हो जाना। साथ ही अन्य जितने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहाँ भी क्रमशः पहुँच जाना। अधिकांश में हमारी धमकदार उपस्थिति है।
सुरक्षा परिषद के हम अस्थायी सदस्य हैं। अब हमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना है। इसके लिए जो इस समय P4 नेशंस हैं, चीन को छोड़कर सब भारत के साथ हैं और भारत उन सभी राष्ट्रों से अनुग्रहित अनुभव करता है। ऐसे संदर्भों में अब हिंदुस्तान की भी पॉलिसी केवल नेबर सेंट्रिक पॉलिसी नहीं रह गई। अब हमारी पॉलिसी एक्सटेंडेड नेबरहुड की है कि जो हमारे सीमा के राष्ट्र हैं, इनसे बाहर जाकर भी है। सेंट्रल एशिया के देशों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ संबंध हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ आज हमारा जो संबंध है दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। और इन्हीं संदर्भों में हमारी भी सामरिक तैयारियां हैं। हम आर्थिक मोर्चे पर दुनिया की महाशक्ति हैं, सुपर पावर हैं। हमारे साथ सांस्कृतिक विरासत है, वैचारिक विरासत है। हम दुनिया में अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं कि शांति के लिए अहिंसा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी विवाद का समाधान संधि से होता है और हर संधि शांति की आग्रही होती है। इसलिए हम निरंतर संदेश देते हैं। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले राष्ट्र हैं कि दुनिया में भी इस प्रकार का भाव होना चाहिए और सबका अभ्युदय हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास नाभिकीय क्षमता है जो सुपर पावर्स के समान है, कुछ संदर्भों में उससे आगे। हमारे पास अद्भुत मिसाइल्स भी हैं। रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में एनिग्मा के नाम से जानी जाती है, रहस्य के नाम से, जिसका निशाना अचूक। हमारे पास और भी बहुत सारी विधाएं हैं। भारत रूस का संबंध, रूस की प्रभावी भूमिका और अमेरिका की वैश्विक वैकासिक नीति, यह सब मिलकर दुनिया को उस दौर से बाहर ले चलें जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में अब जो स्थिति है WMD के चलते, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के चलते, अब मैट की स्थिति है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की। पारस्परिक विनाश की आश्वस्ति हो गई थी दुनिया के पारस्परिक सभी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के बीच में। उससे सब मिलकर बाहर चलें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पुनः विधान हो, सभी राष्ट्र मिलकर संयुक्त राष्ट्र के धरातल पर, उसके मंच पर एक साथ फिर खड़े हों और सबके विकास की बात करें। दुनिया की जो संपदा है संपूर्ण मानवता के लिए है। अब किसी भी तरह की विस्तारवादी वर्चस्ववादी नीति के लिए अब दुनिया में स्थान नहीं रहेगा और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया हुआ है। आइए हम सब मिलकर भारत को अपनी अपनी क्षमता से पूरे समर्पण और लगन के साथ राष्ट्रभक्ति करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं।